आज हम चैप्टर 2 क्लास 10th सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक्स के बचे हुए हिस्से को खत्म करते हैं। वे टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अब तरीका जिससे और भी ज्यादा रोजगारों का सृजन हो, मतलब और भी ज्यादा ज्यादा रोजगार क्या किया जाए, पैदा किया जाए। Government can provide cheap loan to farmers so they can do farming with the best equipment and practice multiple cropping to remain employed throughout the year. अब सरकार इसके लिए क्या कर सकती है? सरकार किसानों को सस्ता ऋण प्रदान कर सकती है। अगर सरकार सस्ता ऋण प्रदान करेगी तो वो क्या करेंगे? वो उससे अच्छा औजार खरीदेंगे कृषि में उपयोग होने हेतु। जैसे वो क्या करेंगे, जैसे पहले बैल था, हल था, तो अब तो जंगल भी खत्म हो रहा है, तो अब हल भी बनना मुश्किल है, तो वो क्या करेंगे? छोटा ट्रैक्टर खरीद लेंगे जो हाथ से चलता है। अब तो आबादी भी इंडिया में बढ़ गई है, तो अब खेतों का साइज भी छोटा होते जा रहा है, तो उसमें बड़ा बड़ा ट्रैक्टर चलना असंभव है, क्योंकि बड़े जोतदार वाले किसान अब कम होते गए। अब खेतों का आकार छोटा होता गया, तो उसमें छोटा ट्रैक्टर जो हाथ से वो क्या करेंगे? टिल करेंगे, मतलब हाथ से जो खेती करेंगे, हाथ से चला के खेती करेंगे, वो खरीदेंगे अगर उन्हें सस्ता लोन मिलेगा तो। और वो क्या करेंगे? बहुफसलीय खेती करेंगे, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे, मतलब एक साथ बहुत सारे फसल को उपजाएंगे। जिससे क्या होगा? साल भर वो खेती कार्य में संलग्न रहेंगे, खेती कार्य में ही लगे रहेंगे, जिससे वो क्या होगा? सालों भर बेरोजगार नहीं होंगे और सालों भर उनका आमदनी होता रहेगा। जैसे वो क्या करेंगे, जैसे मान लो किसी का 1 एकड़ जमीन भी है, तो वो क्या करेंगे? 1 एकड़ जो खेत का जो मेड़ है, मतलब जो उसका किनारा होता है, वहाँ फल का वृक्ष रोप देगा। और फिर उसके बगल में वो क्या करेगा? फूल का पौधा रोप देगा। फिर उसके अंदर वो क्या करेगा? धान और गेहूं के टाइम में उसमें ये फसल ले लिया, और बाकी समय वो क्या करेगा? वो ऊपर शेड बना देगा बांस का, और उसमें लर वाला जो पौधा होता है उसको चढ़ा देगा, जो ऊपर फल देगा। फिर नीचे वो क्या करेगा? हल्दी लगा देगा। फिर वो क्या करेगा? साग लगा देगा। तो हल्दी से पहले साग निकल जाता है, तो वो साग निकाल के बेच देगा। फिर हल्दी निकलेगा, हल्दी बेच देगा। ऊपर जो लर वाला सब्जी हो रहा है उसको बेच देगा। और जो किनारे किनारे उसने जो फल का पेड़ लगाया उससे फल बेच देगा जब फल के मौसम में। और उसके अंदर जो, और फसल के किनारे किनारे जो उसने फूल का पौधा लगाया वो फूल बेच देगा। तो इससे क्या होगा? देखो, फूल लगाने से होता क्या है ना, जो कीट मकोड़ा होता है, जो कीट पतंगा होता है, फूल वो फसल में आने से पहले फूल का पौधा में ही लग जाएगा, और फूल का पौधा को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इससे क्या होगा? उसको पेस्टिसाइड कम, कीटनाशक का कम उपयोग करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड का कम उपयोग करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से होगा क्या? उसका खेती में जो कॉस्ट है वो कम आएगा। और बाकी इन सबों से जो उसका निकला कचरा, तो वो क्या करेगा? वो जो कैटल रखा है, मतलब जो जानवर रखा है, दुधारू जानवर रखा है, उसको खिला देगा। वो जानवर दूध देगा, और उस जानवर से जो गोबर निकलेगा उसको क्या करेगा? खेत में फेंक देगा। तो वो क्या करेगा? उर्वरक का काम भी करेगा, फर्टिलाइजर मैन्योर का भी काम करेगा। तो जिससे क्या होगा? उसका जो खेती का कॉस्ट कम हो गया, पेस्टिसाइड भी नहीं यूज करना पड़ा, यूज भी करेगा तो कम करेगा। और जैसे फूल का पौधा रोपा तो बताए थे, और फिर गोबर फेंक देगा, तो मैन्योर का काम करेगा। तो जो फर्टिलाइजर है, पहले बहुत फर्टिलाइजर में खर्चा लगता, बहुत फर्टिलाइजर यूज होता, तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता। अब कम फर्टिलाइजर लगेगा तो खेती का कॉस्ट कम हुआ। और मल्टीपल क्रॉपिंग से वो क्या किया? बहुत सारा एक साथ फसल उपजा लिया, और बहुत सारा एक साथ उत्पाद उत्पन्न कर लिया। तो जिससे वो क्या होगा? सालों भर उसका रोजगार मिलते रहेगा, उसको कहीं बाहर नहीं जाना होगा, और सालों भर उसका आमदनी बना रहेगा। अब देखते हैं अगला पॉइंट, देखते हैं। गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कंस्ट्रक्ट न्यू रोड्स। सरकार क्या करेगी? जो पैसा है, तो वो सरकार का काम नहीं होता इंडस्ट्री चलाना, तो सरकार अब क्या करेगी? सरकार अब डायरेक्ट तो इंडस्ट्री नहीं खोलेगी। अब भारत सरकार के पास जो सरकारी इंडस्ट्री था, सरकार उसको भी बेच रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय, विनिवेश मंत्रालय भी बना, डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री भी बना। यानी जो सरकारी कंपनियां हैं उसको अच्छा दाम मिले तो उसको धीरे 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 निकालते जाओ, क्योंकि सरकार का काम रेगुलेटर का होता है, नियामक का होता है, नहीं ना कि कंपनी चलाने का।
वो सिर्फ रेगुलेट कर दिया। जैसे टेलीफोन कंपनी है, जियो है, एयरटेल है, तब उसको सरकार उसको रेगुलेट कैसे करेगी? ट्राई के थ्रू। टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब सरकार का काम घर बना के देना नहीं है। अब प्राइवेट बिल्डर लोग क्या करेगा? घर बना के देगा, तो उसमें जो उसको कंट्रोल करने, उसमें रेगुलेट करने के लिए सरकार अपना एक बॉडी बनाई है जिसको रेरा कहते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। इसी तरह इंश्योरेंस है, इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर सरकार का काम हवाई जहाज का कंपनी नहीं है चलाना। वो क्या करेगी? जो प्राइवेट कंपनी है उसको पर रेगुलेट तो करेगी, नजर तो रखेगी, तो उसके लिए वो क्या बनाएगा? डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसी तरह वो रेगुलेटिंग बॉडी बना के वो क्या करेगा? उसको रेगुलेट करेगा। पर फिर भी ये मान लो कि अगर प्राइवेट कंपनी ही कम है, लोगों को रोजगार नहीं है, तो सरकार कुछ तो करेगी। तो सरकार क्या करेगी? कंपनी ना खोलने के बजाय वो क्या करेगी? नए नए ट्रांसपोर्ट साधन में इन्वेस्टमेंट करेगी। अब ट्रांसपोर्ट मान लो रेलवे लाइन, दो रेल लाइन है, अब उसको वो फैला के 8 रेलवे लाइन कर देगा सरकार। तो जो नया 8 रेलवे लाइन बिछा, तो उसमें मजदूर काम करेगा, तो मजदूर काम किया तो उसको काम मिला। अब मान लो वो सरकार क्या करेगा? सड़क बनाएगा या नया नया एयरपोर्ट बनाया, तो उसमें क्या हो गया? उसमें जब बनाया तो उसमें सरकार उसमें मजदूर काम करने के लिए आया, ठीक है? या सड़क बनाया तो उसमें मजदूर काम करने के लिए आया, तो उसको रोजगार तो मिला। दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर लेबरर एंड टैक्सी ड्राइवर, जिसकी वजह से क्या होगा? अब जो मजदूर है उसको भी काम मिलेगा, और जो टैक्सी ड्राइवर वगैरह जो टैक्सी चलाता है उसको भी काम मिलेगा। सड़क बन जाएगा तो टैक्सी का जरूरत तो है, एयरपोर्ट बन जाएगा तो हवाई जहाज से उतरेगा, तो फिर हवाई जहाज से टैक्सी पकड़ के अपना घर जाएगा। Government can locate industries near rural area where a large number of people can be employed in the factories। अब सरकार क्या करेगी? मान लो सरकार तो खुद इंडस्ट्री नहीं लगाएगी, पर सरकार मान लो क्या करेगी? जो प्राइवेट पार्टी है, ठीक है, उसको बोलेगी कि भैया तुम क्या करो, जो अपना फैक्ट्री है वो गांव के नजदीक लगाओ। और ऐसे भी देखो, अब सरकार बोले या ना बोले, अब सरकार ऐसा काम कर दिए कि हो जाएगा, क्योंकि शहर के इर्द गिर्द क्या हो गया? जमीन महंगा हो गया। तब उसको जमीन खरीदने के लिए क्या करना होगा? शहर से बाहर गांव की तरफ ही जाना होगा। देखो एक सिंपल सा चीज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। जब इंडस्ट्री आता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर आता है उसके बाद इंडस्ट्री आता है, और जब इंडस्ट्री आता है उसके बाद अर्बनाइजेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, उसके बाद औद्योगिकरण आएगा, और उसके बाद शहरीकरण आएगा। जैसे सबसे पहले भारत में रेलवे लाइन 1852 में मुंबई टू ठाणे चला, ठीक है, और 1853 में भारत का सबसे पहला कॉटन मिल कहाँ पे खुला? मुंबई में। उसके बाद आज आपको पता है कि मुंबई का शहरीकरण कैसे हो गया, मुंबई का अर्बनाइजेशन का कैसे हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है उस एरिया का, उसके बाद उस क्षेत्र का अर्बनाइजेशन होता है, शहरीकरण। देखो जैसे सरकार ने, अब जैसे मेडिकल फैसिलिटी, अब सरकार, आबादी बढ़ गया, मान लो कि सरकार जैसे सोचती है कि चलो 1 लाख आबादी बढ़ेगा, उसके लिए हम फिर से अपना मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाते हैं, तो 1 लाख के लिए सरकार मेडिकल फैसिलिटीज का जुगाड़ करती है। तब तक पता चलता है कि हम लोग के देश में आबादी इतना बढ़ रहा है कि अब आबादी 10 लाख बढ़ गया, अब 9 लाख कहाँ जाएगा? तो सरकार की कि भैया अब अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलते हो, तो मान लो कि यहाँ बहुत आदमी है जो पैसा कमा लिया, तो अब इन्वेस्ट कहाँ करें? तो सरकार बोले कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम उन लोगों को सस्ता में ज़मीन देना स्टार्ट किया है, या सस्ता में ज़मीन देना स्टार्ट किया, तो सब ज़मीन तो उसका नहीं हो जाएगा, कुछ तो लोकल आदमी से भी लेना होगा। तो सरकार बोली कि भैया आपको मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 25 एकड़ ज़मीन चाहिए ही चाहिए, तब आप मेडिकल कॉलेज खोल सकते हो, प्राइवेट हो या सरकारी। अब 25 एकड़ सस्ता जमीन शहर के बीच में तो मिल नहीं सकता है। शहर के बीच में 25 एकड़ जमीन तो पहले मिलेगा, जमीन ही नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो इतना पैसा उसके पास है नहीं कि खरीद पाएगा, और खरीद भी लिया तो इतना उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा कि फिर उसका जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो अरबपति लोग को देना पड़ेगा। मिडिल क्लास, जो अपर मिडिल क्लास है, वो भी उतना फी अफोर्ड नहीं कर पाएगा हॉस्पिटल का। तो अब गाँव की तरफ 25 एकड़ जमीन गया, तो अब क्या करेगा? जो आदमी मेडिकल कॉलेज खोला गाँव देहात में, तो अगल बगल जिस गाँव में मान लो कि वो जमीन लिया, तो वहाँ जाके उसको पैसा भी देगा ज़मीन के लिए, और उसको ये भी बोलेगा कि ठीक है चलो भाई, अगर तुम लोग जो गांव में लिए और उसके अगल बगल का 5-6 गांव जो है, तुम लोग को छोटा मोटा कोई भी बीमारी होता है तो तुम मेरे यहाँ आ जाना, तुमको फ्री में इलाज कर देंगे, तुमसे पैसा नहीं लेंगे। बहुत अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा तभी तुम हमको मिनिमम चार्ज, जो मेरा चार्ज लगता है वही दे देना, हम तुमसे बिना प्रॉफिट का काम करेंगे।
तो अगर जिस गांव में मेडिकल कॉलेज खुला, उस गांव और उसके अगल बगल का 5-10 जो गांव है, वो क्या हो गया, उसको मेडिकल फैसिलिटी मिल गया। जो पहले सरकार को देना था, सरकार अपने प्लानिंग के तहत क्या किया, प्राइवेट पार्टी से ही वो चीज़ दिलवा दिया जो सरकार देती। ठीक है। गवर्नमेंट कैन लोकेट इंडस्ट्रीज, हाँ ये तो पढ़ा दी ना। हाँ, जैसे सरकार ने क्या किया था ना कि मल्टीपल ब्रांड शोरूम को भारत में एंट्री दिया। तो जिससे क्या हो गया कि अमेरिका का जो वॉलमार्ट है वो इंडिया में आ गया। इंडिया में आने के लिए हो गया, सरकार ने पॉलिसी बनाई थी, पर सिंगल ब्रांड में 100% एफडीआई कर दिया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और मल्टीपल ब्रांड जो है उसमें भी 100% एफडीआई करने का हुआ, पर भारत में हम लोग के यहाँ इतना विरोध हुआ कि बाद में नहीं की। जैसे मान लो कि अब कर देता सरकार, मल्टीपल ब्रांड में भी 100% एफडीआई दे देती, तो इससे क्या होता, इससे जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल था वॉलमार्ट, वो क्या हो जाता, इंडिया में आ जाता। जब इंडिया में वो आ जाता तो उससे क्या होता, वो शहर वो किलोमीटर में फैला रहता है। ठीक है, उसका पार्किंग ही किलोमीटर में फैला रहता है, तो उसको थोड़ा मोड़ा जमीन का जरूरत नहीं होता, वो बहुत जमीन उसको चाहिए होता है। वो इंडिया में आता तो क्या करता, शहर से बाहर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर क्या करता, 50 किलोमीटर दूर किसी भी शहर से बाहर इतना एकड़ का एकड़ जमीन खरीदता और उसमें अपना मॉल बना देता, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना देता, शॉपिंग एरिया बना देता। तो जिससे क्या होता कि मान लो कि जो शहर है और उससे 30 किलोमीटर दूर वॉलमार्ट खुला, तो वॉलमार्ट और शहर के बीच का जो 30 किलोमीटर का जो एरिया था, अब सरकार को कुछ नहीं करना पड़ता। सरकार क्या करती है, सिर्फ यहाँ पे सड़क बना देती शहर से वॉलमार्ट के बीच में और बिजली लाइन डाल देती। तो इससे क्या होता है कि शहर और वॉलमार्ट के बीच का जो 30 किलोमीटर एरिया है उसका जमीन का दाम बढ़ जाता। अब लोग क्या करता, अब वहाँ पे आके लोग जमीन खरीदता, और जमीन खरीदता तो फिर लोग क्या करता, वहाँ घर बनाता या कॉलेज बनाता, स्कूल बनाता, गैरेज बनाता, गाड़ियों का शोरूम बनाता। तो इससे क्या होता, ये वहाँ के जो किसान थे उनका भी ज़मीन का वैल्यू बढ़ता, और पैसा मिलता। अगर उनको पैसा मिलता तो वो उस पैसे से क्या करते, अपना ही कुछ छोटा मोटा दुकान खोल लेते, तो उनसे उनको रोजगार मिलता। और वॉलमार्ट जो शहर था उसका बीच का 30 किलोमीटर का एरिया क्या हो जाता, अर्बनाइज हो जाता, शहरीकरण हो जाता, यहाँ पूरा शहर भी बन जाता। तो अब सरकार को शहर फैलाने का भी जरूरत नहीं था, सिर्फ सरकार एक प्लानिंग लाई थी और उसके थ्रू क्या हो जाता, शहर भी बढ़ जाता, लोगों को रोजगार भी मिल जाता, और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या हो जाता, ऊपर हो जाता, जीवन स्तर भी है वो क्या हो जाता, ऊंचा हो जाता। अब अगला पॉइंट देते हैं, ओनली 52% ऑफ चिल्ड्रन गो टू स्कूल। भारत में सिर्फ 52% बच्चे हैं जो क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। कि मोर स्कूल्स आर कंस्ट्रक्टेड, टीचर्स आर अपॉइंटेड। अब अगर ज्यादा से ज्यादा स्कूल खुलेगा तो अब क्या होगा, ज्यादा ज्यादा टीचर का नियुक्ति करना पड़ेगा, तो जिससे ज्यादा ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इट कैन क्रिएट मोर देन 20 लाख जॉब, जिसके वजह से क्या होगा, 20 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे युवाओं को क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगा। अब देखो ये है, अब हमारा देश में जैसे आपको बताया था कि सरकार सरकार सारी फैसिलिटीज देती है, पर आपको पता है कि सरकार फैसिलिटी देती है, पर सरकारी फैसिलिटी होता कैसा है वो आपको पता है। सरकार मेडिकल फैसिलिटी भी देती है, अच्छा अच्छा मेडिकल कॉलेजेस भी बनाती है, हॉस्पिटल भी बनाती है शहरी क्षेत्र में जिसे सदर अस्पताल कहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में भी छोटा छोटा डिस्पेंसरीज बनाती है। सरकार क्या करती है, मान लो आपके ऊपर केस हो गया और गरीब आदमी है, पैसा नहीं दे सकते, तो सरकार आपको लीगल एड भी प्रदान करती है। सरकार आपको सब चीज़ देती है, तो उसी तरह सरकार आपको पढ़ने के लिए स्कूल भी देती है। ठीक है, पर सरकार मान लो कोशिश करता है कि 1 लाख अगर आबादी, भविष्य में 1 लाख आबादी बढ़ेगा तो हम उसके लिए स्कूल खोल दें। ठीक है, पर आबादी बढ़ जाता है 10 लाख, तो अब सरकार मान लो यही करे कि सिर्फ शिक्षा दे ही करे वो करे, तो हमारे यहाँ क्या है, अब जैसे हम लोगों ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे हम लोगों ने उतना जोर नहीं दिया जो चाइना में दिया। तो चाइना में हो क्या गया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसलिए चाइना पूरा दुनिया का फैक्ट्री बन गया। कहते हैं कि चाइना पूरा दुनिया का फैक्ट्री है, वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। और हम लोगों के यहाँ क्या हुआ, देखो हम लोगों के यहाँ हुआ कि जो गरीब आदमी भी था ना, वो सोचा कि अरे यार मेरा बेटा जो खेती करता था वो भी सोचता था कि, या मजदूरी भी करता था, वो सोचता था कि मेरा बेटा पढ़ लिख के अफसर बने। ठीक है, तो उसको क्या किया, उसको पढ़ाया, बीए कराया, एमबीए कराया किसी पहले जमाना में, और अब के जमाना में इंजीनियरिंग करा दिया, एमबीए करा दिया, किसी तरह कर्जा लेके जो करके।
अब वो एमबीए इंजीनियरिंग कर लिया तो अब वो फैक्ट्री है ही नहीं, अब वो क्या करा सीधा, जैसे मैंने बताया कि 3 सेक्टर्स है जो अभी पढ़ा रहे थे आपको, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो ये क्या क्या जो प्राइमरी सेक्टर में जो माँ बाप है वो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा डायरेक्ट जम करके टर्सरी सेक्टर में चल जाए, सेवा क्षेत्र में चल जाए, पढ़ लिख के अच्छा जॉब कर ले, एसी वाला ऑफिस में बैठे, पर मैन्युफैक्चरिंग में आया नहीं। तो आपको पता है कि प्राइमरी और टर्सरी के बीच में मैन्युफैक्चरिंग होता है। जब पैसा आप कमाते हैं पहले प्राइमरी से मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से तब टर्सरी में जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब आप प्राइमरी से मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं तो उस समय आबादी बहुत बढ़ रहा होता है, पर जब आप धीरे धीरे कमाना स्टार्ट करते हैं, आपका स्थिति स्टैंडर्ड थोड़ा थोड़ा अच्छा होने लगता है, तो आप क्या करते हैं कि अब ये नहीं यार, अब बच्चों को पढ़ाएंगे कि टर्सरी सेक्टर में जाए, सेवा क्षेत्र में जाए, सर्विस सेक्टर में जाए, पढ़ लिख के अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है तो आबादी कम बच्चा पैदा करता है। ठीक, और उन्हें पढ़ाता तो अब पढ़ाने में खर्चा लगता है, तो अच्छा से उन्हें खिलाता पिलाता पढ़ाता तो उस पर खर्चा लगता है। और जब खर्चा लगता तो क्या होगा, उसको पैसा जुगाड़ करता तो आबादी ऑटोमेटिक है वो कम रखता तो फिर आबादी ऑटोमेटिक है कि आबादी भी घटता, और जो आबादी घट रहा था और जो घटा हुआ आबादी था वो पढ़ा लिखा रहता, उसके पास बहुत सारा स्किल रहता है, नॉलेज रहता, तो वो क्या करता, ऑटोमेटिक वो सर्विस सेक्टर के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाता, तो फिर वो सर्विस सेक्टर में जाता, तो हमारा जो देश है वो सर्वाइव कर लेता। पर हम लोगों ने क्या किया, आबादी भी बढ़ाया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ना आके डायरेक्ट हम लोगों ने जंप करने का कोशिश किया सर्विस सेक्टर में, इसलिए हमारे यहाँ पढ़े लिखे युवाओं का संख्या बहुत बढ़ गया। तो देखो अब जैसे यहाँ बताया गया कि सरकारी स्कूल खोलेगी बहुत सारा, तो जिससे बहुत सारे पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिलेगा, तो अब सरकारी स्कूल खोल नहीं सकती है, ये सीधा सा बात है। अब एआई का जमाना आ गया, ठीक है, तो अब सरकार खोल नहीं सकती है, अब सरकार खोलेगी भी, तो इसलिए सरकार क्या किएगी, अब इसलिए देखिएगा कि बहुत सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर वो क्या करते हैं, फोन या टैबलेट बांट देते हैं बच्चों के बीच में कि भैया तुम घर पे ही रहो। और आपको पता है कि हमारे यहाँ जैसे जो कंपनियां हैं जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, वो चीप डाटा प्रोवाइड करती है, दुनिया में सबसे सस्ता, अनलिमिटेड 5G अनलिमिटेड है। तो उसे वो क्या कीजिए, घर ही बैठे बैठे, और अब हर जगह टावर पहुंच गया तो कनेक्शन का भी दिक्कत नहीं है, नेट का भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जिससे क्या हो गया, आप घर बैठे बैठे अपने घर के कंफर्टेबल में, अरे भाई आप गरीब हो, घर में कुछ नहीं है, खटिया भी नहीं है, तो फिर भी तो एक लेदरा बिछा के जमीन पे ही अगर आप हो तो घर के कंफर्ट में तो हो, कंफर्ट तो है कि गांव में हो, घर में हो, कंफर्ट तो हो, माँ बना के खिला रही है, सब कर रही है, और थोड़ा मौका मिला तो तुम क्या किए, जाके खेत में थोड़ा सा कुदाल फावड़ा चला लिया, कुछ उपजा भी लिए खाने के लिए, सब्जी वब्जी, ठीक है, घर के कंफर्ट में पढ़ लिए। और अब सरकार क्या किया कि सरकार जो सोचती है कि बहुत सारे टीचर्स को करेंगे तो क्या होगा कि इसमें टीचर्स को करेंगे तो अब बहुत सारा लाखों टीचर है, लाखों टीचर है, सबका एजुकेशन लेवल उस स्तर का तो नहीं है। तो अब सरकार सोचे कि भैया चलो अब क्या करें, सबको टैबलेट बांट दे, फोन बांट दे कि वो घर में पढ़े, तो इससे लिमिटेड मात्रा में अब सरकार क्या करेगी, सरकार को इससे बेनिफिट हो गया कि अब सरकार लिमिटेड मात्रा में ही टीचर का बहाली करेगी, और जो टीचर का बहाली करेगी वो एकदम नॉलेजेबल होगा, एकदम अपने फील्ड का तगड़ा, ठीक है, अपने फील्ड में एकदम तगड़ा होगा, नॉलेजेबल होगा। और जो बचा कुछ है वो एआई है, एआई पूरा कर दिया बच्चों को, तो इससे क्या हो गया कि अब वो सरकार को बिल्डिंग बनाने का कॉस्ट भी बचा। अब मान लो कि अब देखो धीरे धीरे अब बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग अब सरकार के लिए, चलो सरकारी जमीन ही है, सरकार सरकारी जमीन में बना सकते, कोई दिक्कत नहीं सरकार को जमीन खरीदने का जरूरत नहीं है, पर कहाँ कितना, अब मान लो शहर में आबादी बढ़ रहा है तो शहर में कितना सरकारी जमीन है, सरकार ने पहले ही मान लो कि शहर क्षेत्र में 20 स्कूल बना दिया, पर अब सब शहर में ही आ रहा है, गरीब अमीर सब, अब शहर में आबादी बढ़ गया, अब कहाँ जाएगा सरकार, कितना बिल्डिंग बनाएगा, शहर में ही कहाँ जमीन है कि कहाँ कहाँ शहर में जमीन ले लेकर सरकार जमीन बनाते स्कूल बनाते चलेगा, स्कूल बनाने में खर्चा है, फिर वहाँ टीचर रखने में खर्चा है। तो सरकार ने निकाला भाई कि ठीक है सस्ता डाटा है ही इतना, अगर यूज़ करने वाले हैं, अगर 150 करीब के करोड़ के आबादी यूज़ करता है हमारे यहाँ, तो डाटा सस्ता भी देंगे तो क्या होगा, जो डाटा प्रोवाइड करने वाली, जो डाटा प्रदान करने वाली कंपनियां वो फिर भी फायदा में रहेगी, और सरकार का भी काम हो गया, स्कूल बनाने का झंझट खत्म, टीचर रखने का झंझट खत्म। तो इससे क्या हो गया कि देखो हाँ बेरोजगारी तो आया, तो इससे क्या हो गया कि अब यूट्यूब पे पढ़ा रहे लोग, अब जैसे आप बोलिए कि हम पढ़ा रहे, तो हम पढ़ा नहीं रहे थे, देखो मुझे भी लगा कि गरीब के बच्चे जो हैं वो अच्छे फैसिलिटी अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकते, और जो मिडिल क्लास भी है शहर में जो आके बस गया, उसका भी भारत में कितना आमदनी है, आप जाके कभी अपने घर को देख लीजिएगा कि शहर में ठीक है घर है, पर घर है वो है, पर आप देख लीजिएगा कि माता पिता कितना मेहनत करते हैं उसके लिए। तब मान लो कि अब सब पढ़ाएगा कि अच्छा स्कूल में, बड़ा बड़ा स्कूल में पढ़ाएगा,
अब नाम किसी का लेना नहीं है, बड़ा बड़ा तो उसका फीस भी बहुत ज़्यादा है। अब मान लो कि जिसका 2 बच्चा है, ठीक है 2 बच्चा है तब भी तो तकलीफ ही है, पर 3 बच्चा हो गया, 4 बच्चा हो गया, 4 तो नहीं करता है पर मान लो कि 3 बच्चा हो गया, तो 3 को अच्छा स्कूल में फी प्रोवाइड करना, फिर उन लोग को, अब स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है, अब स्कूल में जब पढ़ाई होता है तो इतना कोचिंग क्यों खुलता है? जैसे अभी देखना आप, सरकार ने कोचिंग पे बैन लगा दिया कि आप क्लास 10 तक के बच्चों को कोचिंग नहीं पढ़ा सकते। अब नहीं पढ़ा सकते कोचिंग, तो अब मान लो कि 10 तक, पहले क्या करता था कि बच्चों को कोचिंग जो महंगे महंगे मान लो इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी कराते हैं, वो सब क्या करते थे, बच्चों को ही अपने यहाँ बुला लेते थे कि भैया आ जाओ। तो इससे क्या होता था कि बचपन से ही उनको, बचपन से ही डोज दिया जा रहा है। अब यहाँ तो आबादी बढ़ गया, अब यहाँ कोई गलत काम करके या रंगदारी करके आप पैसा कमा नहीं सकते। अब जो भी पैसा है वो 1 नंबर कमाना होगा, तो 1 नंबर कमाने के लिए पढ़ना होगा। तो वही माँ बाप चाहते कि भैया मेरा बच्चा पढ़े, तो अब सबको को जो इस जोड़ में दिए हुए कि भाई और जॉब कम है, स्कोप कम है, तो खूब मेहनत लगा रहे हैं, खूब मेहनत लगा रहे हैं, और गार्जियन भी पूरा प्रेशर दे रहे हैं। बच्चा जो है, मान लो बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत तेज है, पर क्या है, सीट कम है और आबादी ज़्यादा है compete करने वाला। तो जो तेज बच्चा है, जो नॉर्मली अगर स्थिति रहता है तो वो क्या कर जाता, वो निकल जाता, पर अब वो निकल नहीं पा रहा है। अब जब वो नहीं निकल पा रहा है, इतना मेहनत किया, इतना अच्छा नंबर लाया, फिर भी वो नहीं निकल पा रहा है, तो वो क्या किया, बाद में जाके वो डिप्रेशन में चला गया, या कोई बच्चा संभाल नहीं पाया तो वो गलत काम कर लिया। गलत काम किया तो आप समझ गए क्या। तो तो मैंने देखा यार, क्लास 6 से लेके क्लास 6 से ही अब जो कोचिंग थे वो उन्होंने स्कूलिंग सिस्टम कर दिया, कोचिंग को स्कूलिंग सिस्टम में ही बदल दिया। क्योंकि मान लो पहले 10th पास करके लोग 11 12 में जाता था, तब कोचिंग के लिए जाता था। अब इतना ऑनलाइन आ गया कि ऑफलाइन का भी जरूरत नहीं है क्लासेस का। तब ऑनलाइन में भी इतना चीप में, मान लो कि ऑनलाइन में भी सस्ता में पढ़ा रहे इतना, तो पहले ऑफलाइन पढ़ाता था कोई मास्टर, तो वो क्या करता, कितना भी फेमस मास्टर हो तो 5,000 10,000 से ज़्यादा उसके पास स्टूडेंट नहीं जाता, तो उससे हाई चार्ज करता, क्योंकि कितना को पढ़ा रहा, 5,000 10,000 पढ़ा रहा था, हाई चार्ज करता। अब क्या है, वो मान लो कि 200 रुपये में भी अपना कोर्स बेच दिया, ठीक है, तो वो आपको बरगलाने के लिए बोल देगा, देखो हम बहुत भलाई का काम करते हैं, 200 रुपये में कोर्स दे रहे कि गरीब गरीब आदमी भी पढ़ सकता है। पर नहीं भैया, वो व्यापार कर रहा है, वो सिर्फ बोल के बेवकूफ बना रहा है। वो ऑनलाइन बैच बेच रहा है, सस्ता डाटा है, जैसे बच्चा है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, अनलिमिटेड डाटा है, और नेटवर्क कनेक्शन का दिक्कत है ही नहीं। तो वो क्या किया, 200 रुपये में भी अपना कोर्स बेचा, और उस कोर्स को मान लो कि 1 लाख बच्चा खरीद लिया, तो 200 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, मान लो 5 महीना 6 महीना का कोर्स है, तो 6 महीना में 200 को 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया। अरे बाप रे, 6 महीना में लाखों रुपया कमा लिया, 6 महीना में अथाह पैसा कमा लिया, ठीक है। और उसके बाद उसको यूट्यूब में भी छोटा छोटा उसका शॉर्ट्स ले लेके, या छोटा छोटा कटिंग मजेदार डाल दिया, तो उसको भी लोग देख रहा है, तो उसको भी देख रहा है, तो उधर यूट्यूब से भी कमाई हो रहा है, ठीक है। पर हमको लगा कि देखो यार, जो बड़ा बड़ा स्कूल जो बच्चों को कर रहा है, और जब, अब हम ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जितना है ठीक है, तो उतना ही बच्चों को, अगर उतना ही नॉलेज अगर दे दे, और बच्चों को काम लायक अगर नॉलेज दे दे, तो जो गरीब बच्चा है वो भी घर बैठे बैठे, मान लो कि मेरा यूट्यूब चैनल देख लिया तो उससे पढ़ लिया, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। आजकल के बच्चों को तो हम बोलते हैं भाई, स्कूल तुम ऐसा चुनो कि जिसका फी कम हो, वहाँ के टीचर्स के, चलो टीचर वहाँ के ठीक नहीं होंगे, सस्ता है तो मान लो कि फी कम है, तो वहाँ के टीचर मान लो कि ठीक नहीं है, पर जो ज्ञान दे रहा है सब ठीक है, इज्जत सबको देना चाहिए, गुरु जो है सबको इज्जत देना चाहिए, जो आपको थोड़ा सा भी ज्ञान दिया ना वो आपका गुरु है, गुरु को इज्जत देना चाहिए। चलो मान लो कि उनका थोड़ा नॉलेज जो वीआईपी स्कूल होगा या जो वीआईपी कोचिंग होगा उसके बराबर नहीं है, पर आप उसमें जा रहे हो, तो एक है कि मान लो छोटा स्कूल है तो ठीक है, वो भी चल रहा है कि भैया चलो रोजगार तो कम से कम मेरा हो रहा है, कुछ आमदनी हो रहा है, तो इतना तो है कि जैसे जो 75% रिजल्ट वाला, 75% अटेंडेंस वाला जो बाध्यता है वो करेगा नहीं, क्योंकि वो नियम तो है, तो वो क्या करेगा, आप स्कूल जाइए या ना जाइए, एडमिशन सिर्फ करा लीजिए, उसको फी दे रहे हैं तो उसको फी मिल रहा है, तो आप अटेंडेंस
जब साल के अंतिम में जब वोट देने का टाइम आया तो वो आपका अटेंडेंस 75% ऑटोमेटिक कर दिया, क्योंकि उसको फी मिल ही रहा था साल भर का। और आप क्या किए, आप स्कूल मान लीजिए नहीं गए और नेट पे बैठ के और एआई से, या जो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूब पे अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन दे रहे हैं, और बीच बीच में स्कूल भी चले जाइए तो स्कूल से भी मिल गया नॉलेज, यहाँ भी मिल गया, यूट्यूब पे भी मिल गया, एआई से भी मिल गया। और जो आपका लीजर टाइम मिला वो स्किल डेवलप करने के लिए कर लीजिए, मतलब किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाइए जहाँ आपको कंप्यूटर का अच्छा एजुकेशन दे। तो जो स्कूल का जाने का समय जो बचा, उसी समय आप दिन में जाके क्या कर लीजिए, अच्छा स्कूल से कंप्यूटर सीख लीजिए, कंप्यूटर में अच्छी अच्छी चीज़ें सीख लीजिए, कंप्यूटर में अच्छे अच्छे स्किल सीख लीजिए, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है आज के टाइम में महंगा स्कूल जाना, ठीक है। अब महंगा स्कूल है कि भैया लोग सोचता है कि चलो जो अमीर है वो सोचता है कि महंगा स्कूल है भेज देते हैं वहाँ, सभी अमीर के बच्चे आएंगे तो कुछ हो या ना हो बच्चों का कनेक्शन तो बचपन से ही बन जाएगा। बचपन से सब अमीर का बच्चा एक साथ पढ़ रहा तो बचपन का दोस्ती जो है वो जीवन भर चलेगा। तो कभी मान लो कि वो बिजनेस करने के लिए आया या कुछ करने के लिए आया तो सबका एक दूसरा से कनेक्शन है, तो इसको कहीं कम पड़ा तो उसका दूसरा दोस्त जो बिजनेस कर रहा वो मदद कर दे। तो ये ज़्यादातर चीज़ें जो होता है ना, जो अमीर घर के बच्चे जो पढ़ाते हैं, अमीर घर के जो गार्जियन जो पढ़ाते हैं बड़े बड़े स्कूल में, वो कनेक्शन बिल्ड करने के लिए पढ़ाते हैं अपने बच्चों का। पर उसी का देखा देखी क्या होता है, जो मिडिल क्लास जो किसी कितना मेहनत से पैसा कमा रहा वो इसको नहीं समझ पाता। वो भी सोचता है कि यार बड़ा बड़ा स्कूल है, इतना अच्छा फी है, अगर हम अपने बच्चे उसमें अमीर अमीर का बच्चा रहा, अगर आप किसी तरह चलो कष्ट के भी अगर अपने बच्चे को वहाँ भेज देते हैं तो कल के डेट में मेरा बच्चा भी वहाँ से पढ़ के बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा या बहुत काबिल हो जाएगा। तो मेरा जो जिंदगी था, हम तो अपना जिंदगी जी लिए, पर मेरा बच्चा अच्छा से जिंदगी जिए। अब इसी में बेचारे वो कर देते हैं, पर वो बच्चा मिडिल क्लास का रहता है, वो ना कल के डेट में वो मान लो भगवान करे सब तरक्की करे, पर वो कर नहीं पाया था, वो बिजनेस तो करने के लिए उसके पास पूंजी नहीं है, तो वो फंस गया। जीवन भर बचपन से रईस लोग के साथ रहा, रईसी वाला जीवन जिया, पर जब ऊपर गया तो पता चला कि कुछ है ही नहीं मेरे पास। और एक बार अगर वो जीवन में मिस कर गया तो फिर वो गया। इसलिए बच्चों को बोलते हैं भाई आजकल नेट का जमाना हो गया, एआई का जमाना हो गया, इतना यूट्यूब पे पढ़ा है लोग, और जो बचा खुचा है वो एआई से आप सीख लो। ज्ञान हर जगह बटा है, खाली लेना का आना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि महंगा स्कूल है वही देगा, पहले जमाना गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया। अब सरकार जो है वो धीरे धीरे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स को बंद कर रही है या मर्ज कर रही है। तो वो सरकार आपको धीरे, अब सरकार डायरेक्ट नहीं ना बोल देगी कि भैया लो लैपटॉप दे दिए, टैबलेट दे दिए, मोबाइल दे दिए, घर पे पढ़ो, सस्ता डाटा दे दिए। तो जो अब उसको राजनीति चलाना है, जो सरकार में है, जो पार्टी सरकार में, तो उसका विरोधी पार्टी बोलेगा देखो 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 रोजगार खत्म कर रहा टीचर लोग का। तो जो पढ़ा लिखा है स्टूडेंट है वो भड़क गया, जो पढ़ा लिखा युवा है नौकरी के लिए, हम लोग को नौकरी का अवसर खत्म हो गया। क्या बोल दिया, देखो ये बच्चों का एजुकेशन नहीं देना चाहता, तो गार्जियन को लगा कि गरीब लोगों को पढ़ाना नहीं चाहता है। पर सरकार देखो आपको डायरेक्ट कान में आके नहीं बोल सकता है, या सरकार माइक पे खड़ा होकर स्टेज पे डायरेक्ट आपको अनाउंस नहीं कर देगा। पर धीरे धीरे सरकार चीजें बनाती है, समझदार आदमी उसको समझदार आदमी उसको समझ जाता है, जो समझदार होता है वो समझ जाता है कि सरकार क्या करना चाह रही है। पर अब जो समय जब बदलता है ना, तो समय आपको पहले ही बता देता है। जैसे ठंड के बाद अचानक जब गर्मी का मौसम आने लगता है तो उस समय क्या होता है, मौसम सुबह गर्म करेगा, शाम को ठंडा कर देगा, रात को ठंडा कर देगा। तो इससे क्या होता है कि दिन भर आप धूप में गए और शाम को ठंडा हो गया तो आपका तबीयत खराब हो गया। तो प्रकृति ही आपको बोल रही है कि भैया देखो दिन है तो क्या करो, दिन में थोड़ा अभी सीजन चेंज हो रहा है तो थोड़ा बच के चलो, छाता लगा लो, ये कर लो, क्योंकि अचानक सुबह गर्म होगा और शाम को ठंडा हो जाएगा तो आपका तबीयत खराब हो जाएगा अगर अपने पे ध्यान नहीं दिए। तो जब प्रकृति, तो जो समझदार है वो, अब प्रकृति तो या भगवान तो आके आपके कान में तो नहीं बोले कि भैया ऐसे करो। तो आपको भी तो समझ है, आप भी समझ रहे हैं कि हाँ भैया सीजन चेंज हो रहा है, कहते हैं ना कि सीजन चेंज हो रहा है इसलिए घर में सब बीमार हो गया। तब सरकार भी आपको डायरेक्ट तो नहीं बोलेगी ना, सरकार भी आपको इंडिकेशन दे रही है, आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो अब क्या कर सकते हैं। ये सरकार है, पीडीएस सिस्टम के थ्रू आपको चावल अन्न देगी खाने के लिए, सुलभ शौचालय देगी, गरीब आदमी को 2 रूम दे देगी घर बनाने के लिए, रहिए जिए खाइए, क्या कर सकते हैं। और 10 रुपया का रसीद कटाइए और सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराइए। If tourism as a sector is improved, it can generate more than 35 lakh jobs. अगर हम लोग क्या करें, टूरिज्म को एक सेक्टर क्षेत्र मान के अगर उसको हम लोग क्या करें, सुधारने का कोशिश करें तो इससे बहुत सारा रोजगार उत्पन्न होगा, करीब करीब 35 लाख के करीब, ठीक है।
अब अगले पॉइंट पे आते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको शॉर्ट में मनरेगा भी कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स। Recognizing this, the central government in India made a law implementing the right to work in about 625 districts of India. देखिए, जो अभी बात बोले, जैसे अभी आपको बात बोले ना कि सरकार अभी तुरंत तो स्कूल सारा नहीं बंद कर सकती है, नहीं कर सकती ना, पर सरकार धीरे धीरे क्या करेगी, धीरे धीरे सारा स्कूल बंद करने लगेगी, बच्चों के लेवल से स्टार्ट करेगी। देखो वो सरकार को भी बहाना मिल गया कि अब सरकार, आप बोलिएगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, तो जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता तो जो सरकारी टीचर को इतना सैलरी मिलता है और जो इतना सरकार हाई लेवल का कंपटीशन करती है और सरकारी टीचर्स को चुनती है, तो मतलब उसको बुद्धि नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। तो फिर लोग बोलता है कि अरे उसका बहुत दूर जाना पड़ता है, तो स्कूल में कौन पढ़ा रहा नहीं कर रहा है, कौन देखने गया। अब जैसे भी एक न्यूज़ आया था कि झारखंड में ही हजारों स्कूल जो है, जिस उसमें सिर्फ एक टीचर है, एक टीचर पूरे स्कूल को संभालता है। तो अब सोचो एक टीचर है, वो बच्चों को ही पढ़ा रहा, तो हर सब्जेक्ट कितना पढ़ाएगा, उसका भी लिमिट है ना, वो भी आदमी ही है ना। तो जब तक मान लो कि अब धीरे धीरे जब तक सब कोई के हाथ में टैबलेट ना आ जाए, लैपटॉप ना आ जाए, सब कोई ऑनलाइन ही पढ़ना ना स्टार्ट कर दे, उतना देखो आजकल जो अमीर है, जिसके पास अफोर्ड कर सकता है, उसके बच्चे भी ऑनलाइन जब पढ़ते हैं तो थोड़ा भागते हैं। तो अभी धीरे धीरे कल्चर आएगा, तो धीरे धीरे लोगों को सिखाना पड़ेगा कि भैया धीरे धीरे आदत डालना पड़ेगा, किसी चीज़ का आदत धीरे धीरे पड़ता है, ठीक है, पर एक बार आदत पड़ जाता है तो वो फिर परमानेंट हो जाता है। तो उसी तरह रोजगार, मान लो कि जब तक सरकार रोजगार नहीं, पूरे सबके लिए रोजगार नहीं उत्पन्न कर रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार बोलेगी कि जब तक सबके लिए रोजगार नहीं उत्पन्न होगा तब तक तुम लोग को काम नहीं मिलेगा, घर बैठो, तो विद्रोह हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया सरकार कि जब तक सबको को रोजगार का एक परमानेंट साधन ना उपलब्ध करा दे, तब तक सरकार एक टेम्पररी उपाय खोजी है, ठीक है, मतलब तब तक अल्पकालीन, मतलब कम कुछ समय के लिए चलते रहे, सबको रोजगार भी मिलते रहे और सब काम भी करते रहे, लोग ही ना बोले कि भैया काम है नहीं करने के लिए। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कानून बनाया। कौन कानून बनाया, कौन सा कानून है भाई, कि राइट टू वर्क, मतलब काम करने का अधिकार, कि सबको को काम करने का अधिकार है। अब इसके लिए क्या किया सरकार ने, इसको कानून बना के, काम करने का अधिकार का कानून बना के इसे भारत के 625 जिलों में लागू कर दिया। इट इज कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसे क्या कहते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा। मतलब कि अब सरकार ने ठेका ले लिया कि भैया आपको साल में इतने दिन के लिए काम सरकार देगी ही देगी। आप अगर नहीं आपके पास काम है तो आप सरकार को जाके बोलिए कि मेरा हक है काम करने का, हमको दीजिए काम, तो सरकार देगी मनरेगा के माध्यम से, ठीक है। अब इसे कब बनाया गया था, इसे 2005 में बनाया गया था। अंडर मनरेगा 2005 ऑल दोज हु आर able to and are in need of work in rural area are guaranteed 100 days of employment in a year by the government। देखिए अब जो मनरेगा जो 2005 में बना, इसमें यह हुआ कि जो भी लोग मतलब सक्षम है काम करने के लिए और काम करना चाहते हैं, सरकार उनको क्या करेगी, सरकार उनको गारंटी देती है कि आपको साल में 100 दिन का काम सरकार देगी ही देगी। अब इसको सरकार ने इसको बढ़ा दिया, जब बना था तब ये 100 दिन का था, अब इसको सरकार, अब इस 100 दिन का जो रोजगार है इसको सरकार ने बढ़ा दिया है, ठीक है, इसको 100 दिन से ज्यादा रोजगार कर दिया है। If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowance to the people। अगर सरकार लोगों को काम देने में असमर्थ रहती है, मान लो कि सरकार, आप गए सरकार को बोले कि हमको काम दीजिए और सरकार काम नहीं दे पाई, तो सरकार क्या करेगी, अगर सरकार आपको काम नहीं दे पा रही है तो सरकार आपको ये गारंटी लेगी कि भैया चलो हमको तुमको काम देना था और हम तुमको काम नहीं दे पाए, तो चलो जितना दिन का हम बोले थे कि मान लो कि 100 दिन जब बना था तब 100 ही दिन था, तो ठीक है अब 100 ही दिन लेके चलते, भले अब ये बढ़ गया है, ये दिनों का संख्या जो है बढ़ गया, पर 100 दिन ही मान के चलते कि 100 दिन तुमको हम बैठा के 100 दिन का तुमको हम क्या करेंगे, हाजिरी देंगे, 100 दिन का वेतन देंगे, 100 दिन काम करने का जो तुमको वेतन मिलता है वो तुमको हम घर बैठे बैठे देंगे, लो तुम्हारे खाता में हम डालते रहेंगे, ठीक है।
अब अगले पॉइंट पे आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित और असंगठित क्षेत्र। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है भैया, ये देखते हैं पहले। ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स। ठीक है, जो संगठित क्षेत्र होता है, जो संगठित क्षेत्र का जो उद्यम होता है, एंटरप्राइज होता है, वो क्या होता है, सरकार से पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड होता है, और उसे हर नियम कानून को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। सरकार ने जितना नियम कानून बनाया है सबको उसे क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी, कांट बी फायर्ड विदाउट प्रॉपर रीजंस। ठीक है, अब जो मजदूर होते हैं या जो काम करने वाले होते हैं, उनका जो उनका रोजगार होता है वो क्या होता है, सुरक्षित होता है। उन्हें कोई भी उन्हें ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आज रखने का मन है, तो जो मालिक है वो ये नहीं बोल सकता कि चलो हमको तुमको रखने का मन है, चलो हटो यहाँ से, ऐसा नहीं कर सकता भैया। उसको आप काम से निकाल ही नहीं सकते बिना उसको उचित कारण बताए हुए कि भैया ये कारण है, और ये जो कारण बताएगा वो उचित कारण भी होना चाहिए कि ये इस वजह से तुमको निकाल रहा है। ठीक है, एंड गेट पेंशन व्हेन दे रिटायर, और उसके बाद जो काम करने के बाद जब वो रिटायर कर जाएंगे तो जो कंपनी था, ठीक है, वो क्या करेगी, उसको रिटायरमेंट के बाद भी उसे क्या देगी, पेंशन देगी जब तक वो जिंदा रहेगा। ऑफिसेज हैव गुड वर्किंग कंडीशन एंड सेफ इन्वायरमेंट। ठीक है, जो दफ्तर होते हैं उनमें काम करने का जो माहौल होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है, और सुरक्षित वातावरण भी होता है। ठीक है, हियर पीपल हैव अ फिक्स अमाउंट ऑफ वर्क आवर्स, यहां लोगों का काम करने का जो घंटा होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है कि इतना ही काम करेगा, इससे ज्यादा वो काम नहीं करेगा। अगर इससे ज्यादा वो काम करेगा तो उसको क्या होगा, ओवर टाइम मिलेगा काम करने। जो निश्चित समय था, निश्चित घंटा था, उससे ज्यादा काम किया तो उसके बदले आपको ओवर टाइम मिलेगा। एंड इफ द वर्क ओवर टाइम, ठीक है, दे गेट पेड एक्स्ट्रा फॉर इट, अगर वो जो निश्चित घंटा है उससे ज्यादा काम करता है तो उसके लिए उसको क्या मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा। कि भैया तुम जो काम जितना घंटा था उससे ज्यादा काम किया तो चलो उसका भी पैसा मिलेगा। ही नहीं है कि 8 घंटा काम करने के लिए और आपसे कंपनी 12 घंटा काम करा ली तो बोलती है कि तुमको काम दे रहे हैं ना, तो 4 घंटा अलग ज्यादा करा लिए तो क्या हो गया, इसका कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है, गेट बेनिफिट लाइक पेड लीव्स, और आपको उसमें बहुत सारे कंपनी जो है जिसमें आप काम करें वो आपको बहुत सारा लाभ भी देगी। जैसे अगर आपने छुट्टी भी ले लिया है तो उस छुट्टी में आपको वेतन दिया जाएगा। मतलब पेड लीव का मतलब क्या होता है, वेतन सहित छुट्टी, मतलब आप छुट्टी पे, पर छुट्टी में जब आप बैठे हुए हैं तब भी आपको क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, कि जब कुछ हॉलीडे तब भी आपको मिलेगा। जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस दिन मान लो आपको छुट्टी है, ठीक है, या तो उस दिन आपको क्या मिलेगा, आपको उस दिन भी रोजगार मिलेगा। ये नहीं है कि देखो, ये नहीं है कि मान लो कि सप्ताह में 7 दिन होता है और 6 दिन ऑफिस है और संडे के दिन छुट्टी है तो बोल दीजिएगा कि हमको 26 संडे का भी सैलरी मिले ना ना। एक दिन तो सप्ताह में एक दिन तो ऐसे भी छुट्टी होता है, तो संडे आपका ऐसे भी छुट्टी है तो आपको क्या मिलेगा, 30 दिन का मान लो है तो 30 दिन में 4 दिन संडे निकाल दिए तो आपको 26 दिन का हाजिरी मिलेगा। संडे वाला छुट्टी नहीं गिनाएगा। जैसे 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, ये सब में, या कोई त्यौहार हो गया, इस सब में अगर आपको छुट्टी मिला, ठीक है, सरकारी छुट्टी, तो उस दिन अगर आप ऑफिस में गए तो उसके बदले आपको क्या मिलेगा, उस दिन भी आपको, आप ऑफिस ना गए, काम पे ना गए, फिर भी आपको क्या मिलेगा, उस दिन का वेतन मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट जॉब्स, स्कूल, बैंक etc। उदाहरण के लिए जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, सरकारी नौकरियां, गवर्नमेंट जॉब्स, स्कूल्स, सरकारी स्कूल, बैंक, बैंक वगैरह etc। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब असंगठित क्षेत्र। अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड रूल्स एंड रेगुलेशन आर वायलेटेड बाय देम। ठीक है, जो असंगठित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो ज्यादातर सरकार से, ज्यादातर क्या, करीब करीब सरकार से उनका पंजीकृत नहीं हुए रहते, मतलब वो रजिस्टर्ड नहीं हुए होते सरकार से, और वो जो नियम कानून है, ठीक है, वो क्या होता है, वो नियम कानून का उल्लंघन भी करते जाते हैं। ठीक है, वो नियम कानून को नहीं मानते, अगर कह लिया जाए तो सही में वो नहीं मानते। ठीक है, वर्कर्स डोंट हैव जॉब सिक्योरिटी, जो मजदूर होते हैं उनको जो जॉब है उसका कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, जॉब का कोई सुरक्षा नहीं होता है। कैन बी फायर्ड एनी टाइम, उनको कभी भी काम से निकाला जा सकता है। एंड डू नॉट गेट पेंशन व्हेन दे रिटायर, और जब वो रिटायर कर जाते हैं, कि मतलब काम करते करते बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, तब उनको रिटायर के बाद भी कोई पेंशन वेंशन नहीं मिलेगा। पीपल समटाइम हैव टू वर्क इन डेंजरस वर्क इन्वायरमेंट्स विदाउट एनी सेफ इक्विपमेंट, कभी कभी लोगों को क्या करना पड़ता है, खतरनाक वातावरण में भी काम करना पड़ता है, बिना सुरक्षा उपकरण के भी। ठीक है, हियर पीपल डोंट हैव फिक्स्ड वर्क आवर्स एंड नथिंग एक्स्ट्रा पेड फॉर ओवरटाइम,
यहाँ लोगों का काम करने का कोई निश्चित घंटा नहीं होता है, और मान लो कि 8 घंटा नहीं, 8 घंटा है पर वो 12 घंटा भी काम कर रहा है, तो आपको वो जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसका आपको कोई ओवर टाइम वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है नो पेड लीव्स। आपको अगर मान लो कि आप जिस दिन काम पे नहीं आए, छुट्टी पे, तो उस दिन का आपको वेतन भी नहीं मिलेगा। हॉलीडेज, मान लो कि 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, उस दिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको छुट्टी वुट्टी है, ये नहीं है कि छुट्टी है तो आज हम नहीं गए तो नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन भी आपको जाना होगा, नहीं गए तब भी आपका पैसा गया। और लीव ड्यू टू सिकनेस, या मान लो आप बीमार भी पड़ गए, बीमार होने की वजह से छुट्टी ले लिए, तब भी आपको इसके लिए वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, हाउ टू प्रोटेक्ट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऐसा थोड़ी है कि मान लो कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो तो है तो इसी देश में ही ना, तब सरकार आंख तो नहीं बंद कर सकती है, नहीं तो जिसके पास पैसा है वो तो किसी का भी शोषण कर लेगा। ठीक है, किसी का भी कुछ भी करा लेगा पैसा करके। ऐसा थोड़ी है कि सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है, सरकार सबके लिए होती है। ठीक है, तो अब सरकार क्या क्या करेगी कि जो असंगठित क्षेत्र है या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको क्या मिले, सुरक्षा मिले। अब इसके लिए सरकार क्या क्या करेगी भाई, देखते हैं। इन रूरल एरियाज स्मॉल एंड मीडियम फार्मर कैन बी सपोर्टेड बाय टाइमली एंड एडुकेट डिलीवरी ऑफ सीड्स। इसके लिए क्या करेगी सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे या मध्यम दर्जे के किसान हैं उनको क्या करेगी सरकार, मदद करेगी, समय से उन्हें क्या करेगी, समय से उन्हें बीज उपलब्ध कराएगी खेती करने के लिए। चीप लोन्स, उन्हें क्या करेगी, सस्ता ऋण भी प्रदान करेगी। स्टोरेज फैसिलिटीज, अब मान लो कि किसान छोटा किसान है, अब उसके पास इतना पैसा तो नहीं है कि वो अपना स्टोर बना ले। ठीक है, कोल्ड स्टोर बना ले कि जहां वो मान लो अपना आलू प्याज या सब्जियां को वहां रख दे कि वो सुरक्षित रहे। ये तो हर किसान का तो औकात नहीं है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार ही मान लो कि वहां स्टोरेज बना देगी। ठीक है, कि आप भैया आप अपना जो चीज है, अभी मान लो कि आप बहुत बम्पर आलू हुआ, तो आलू अभी जब आलू मान लो जब आलू का उत्पादन हुआ तो आलू बहुत हो गया, तो उस समय उसका दाम गिर जाएगा, तो सरकार बोलेगी ठीक है, अगर अभी आपको कम पैसा मिल रहा है तो आप मेरे जो सरकारी जो स्टोर है उसमें आप उसको रख दो जितना समय के लिए रखना है, और उसके बाद जब आपको मन करे या दाम मार्केट में ज्यादा दाम हो जाए तो आप उस समय निकाल के बेच देना। तो इसके बदले क्या करेगी सरकार, आपसे थोड़ा सा उसके बदले फी चार्ज करेगी। ठीक है, तो आपको अब करोड़ों या लाखों रुपए का स्टोर बनाना नहीं पड़ा, कुछ 100 रुपया मान लो सरकार को फी दे के आप काम कर लिए। ठीक है, तो आपका सब्जी भी नहीं बर्बाद हुआ, आपका जो उत्पाद है वो भी नहीं बर्बाद हुआ, और जब महंगा हुआ तो आप उसको बेच के फायदा भी कमा लिए। ठीक है, एंड गुड मार्केट प्राइस ऑफ देयर हार्वेस्ट। और क्या करें अब, और जो मान लो कि अब जो किसान है वो अपना फसल का उत्पादन किया, तो उसका जो उत्पादन हुआ उसके लिए वो सरकार उसको अच्छा दाम भी दे कि भैया लो तुमको अच्छा दाम दे रहे कि तुमको इससे पैसा मिलेगा तो तुम्हारा परिवार का जीवन अच्छा चले। इन अर्बन एरियाज, अब देखते हैं शहरी क्षेत्र में क्या कर सकती है सरकार भाई। लेबर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज कैन बी सपोर्टेड विद गुड लेबर लॉज। अब यहाँ छोटे उद्योग और जो मजदूर है इनके लिए क्या करें, अच्छा मजदूर कानून बनाए, मजदूरों के लिए अच्छा कानून बनाए। एंड फेवरेबल पॉलिसीज फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, और छोटे छोटे जो उद्योग है उनके लिए क्या करें, उनके लाभ के लिए ऐसा नियम बनाए कि जो उनके लिए लाभदायक हो, कि ये नहीं है कि वो छोटा उद्योग है तो जो बिग इंडस्ट्रीज है, जो बड़ा उद्योग है, वो उसको कुचल के खत्म कर दे कि भैया इसके पास ज्यादा, जो बिग इंडस्ट्री है उसके पास ज्यादा पॉकेट में, उसके पास ज्यादा कैपिटल है, ज्यादा पूंजी, और इसके पास कम कैपिटल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, तो वो अपने पैसे के दम पे इसको कुचल के रख दे। नहीं, तो सरकार उसके लिए क्या करे, अच्छा पॉलिसीज बनाए, मतलब अच्छा नीति बनाए, अच्छा नियम कानून बनाए। ठीक है, बैकवर्ड कम्युनिटीज, पिछड़े हुए समुदाय, अगला पॉइंट। अब इसमें देख सकते हैं कि सरकार पिछड़े हुए समुदाय के लिए क्या कर सकती है, बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए क्या कर सकती है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम बैकवर्ड कम्युनिटीज वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पिछड़े समुदाय के बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। दे कैन बी प्रोटेक्टेड इफ दे डोंट फेस एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन देयर कास्ट और बैकग्राउंड। अब सरकार क्या कर सकती है, उनका सुरक्षा कर सकती है कि भैया जहां आप काम कर रहे हैं वहां पे आपके
बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि और कास्ट, जाति के आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए या आपका शोषण ना किया जाए इस आधार पे, आपके पिछड़ेपन या जात के आधार पे। अब अगला पॉइंट आते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, निजी और सरकारी उद्यम। ठीक है, पब्लिक सेक्टर सरकारी उद्यम मतलब सरकारी क्षेत्र। द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। सरकार क्या करती है, पब्लिक सेक्टर में सरकार ही ज्यादा से ज्यादा जो संपदा होती है उसका क्या करती है, मालिक होती है, और ये क्या करती है, और ये लोगों को उससे सेवा प्रदान करती है। देयर गोल इज टू सर्व पीपल। अब उसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों का सेवा करना, भलाई करना। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल, उदाहरण के लिए सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल, पोस्ट ऑफिस सरकारी डाकघर, आर्मी सेना, अब ये नहीं बोलेंगे सरकारी सेना, सेना तो सरकार का ही है डाकघर भी सरकार का ही है, पर हॉस्पिटल और स्कूल तो प्राइवेट भी हो सकता है ना, ईटीसी वगैरह वगैरह। प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र या निजी उद्यम। अब देखते हैं इसका भाई पॉइंट, द ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। देखिए इसमें जो मालिकाना हक होता है, जो भी संपत्ति होता है, इसका जो मालिकाना हक होता है वो क्या होता है, किसी एक आदमी के पास होता है या कंपनीज के पास होता है, जो कि निजी होते हैं, प्राइवेट होते हैं। ठीक है, और ये जो सेवा प्रदान करते हैं उसके बदले आपको क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। अब सरकार को भी पैसा देना पड़ता है, जैसे बताया कि यहाँ मान लो कि निजी स्कूल में गए तो आपको बहुत पैसा देना होगा, पर सरकारी स्कूल में गए तो सरकारी स्कूल में आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। पर मान लो कि सरकारी हॉस्पिटल में गए तो 10 रुपए का रसीद काटा, पर भैया प्राइवेट किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो 1000 रुपया फी लेता, 2000 रुपया फी लेता। यहाँ 10 रुपया में आपको अच्छा डॉक्टर देख लिया सरकारी हॉस्पिटल में। ठीक है, देयर गोल इज टू मेक प्रॉफिट एंड अर्न मनी। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि क्या करना, फायदा कमाना और पैसा कमाना, ज्यादा ज्यादा फायदा कमाना और ज्यादा ज्यादा पैसा कमाना। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, उदाहरण के लिए ये कौन हो सकता है, कंपनी हो सकते हैं, जैसे निजी कंपनियां हो सकती है, जैसे उनका नाम रिलायंस, गूगल, एप्पल, टाटा, ईटीसी वगैरह वगैरह। चलिए आज का ये चैप्टर खत्म।